तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 11 जिसका नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, और इसके जस्ट बाद क्लास 12 का पढ़ेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम रहेगा SQL। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और दोनों मिला करके एग्ज़ाम में 8 नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं, यानी कि इसका वेटेज 8 नंबर का है। तो आइए दोस्तों, आज समझने का प्रयास करते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में। तो बिना देर किए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 11, नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, क्लास 12 का है, क्लास 12 जैक बोर्ड। तो जितने भी जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है उन लोगों को इस वीडियो से। क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में वो देख लेते हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम है। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एंड इट्स नीड्स पढ़ेंगे। पर्पस ऑफ डेटाबेस पढ़ेंगे। डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। डिफरेंट डेटाबेस मॉडल पढ़ेंगे। ये जो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, ये ज़रूर पढ़ें। यहाँ तक आपको वीडियो में ज़रूर रुकना है, क्योंकि इससे सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। डिफरेंट डेटा मॉडल्स, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, टपल एंड रिलेशनल कीज़, कंपैरिजन ऑफ डेटा मॉडल्स। तो ये सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस क्या होता है और इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जो है ना, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को एक जगह पर हम अगर अरेंज करके रख दिए, ऑर्गेनाइज करके रख दिए, ग्रुप बना करके, तो वो हो गया डेटाबेस। यही तो डेटाबेस होता है। कितना आसान है देखिए। डेटाबेस अलाउ यूज़र टू इफिशिएंटली स्टोर। देखिए डेटाबेस सबसे पहले तो वो हो गया कि स्ट्रक्चर करके डेटा को रखा है। उसके बाद ये एफिशिएंटली स्टोर करने में मदद करता है। रीट्राइव करने में, रीट्राइव का मतलब होता है कि अगर दोबारा हमको उस डेटा को देखना है तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आराम से हम उस डेटा को देख सकते हैं SQL लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। एंड मैनेज डेटा इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो इससे एक ही बात सामने निकल के आता है कि डेटाबेस एक ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा है जो डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है और हमें बहुत तरीके से मदद करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, जैसे स्टोर करने में, रिट्राइव करने में। तो मुझे लगता है आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डेटा, आपको पता है कि डेटा क्या होता है, मैं 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ कि डेटा आर द रॉ फैक्ट्स फिगर। इट कुड बी एनीथिंग, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, एनीथिंग, सब क्या है? डेटा है। मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा वाइट कर लेता हूँ, ये अब अच्छा पता चल रहा है। अब देखिए, आप डेटाबेस समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं DBMS। याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आता है कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है DBMS का फुल फॉर्म? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है DBMS का फुल फॉर्म? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको भी याद रखना है कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि DBMS क्या होता है। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर दैट इंटरैक्ट्स विद द डेटाबेस एप्लीकेशंस। क्या है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? ए सॉफ्टवेयर दैट इंटरैक्ट्स विद द डेटाबेस। जो क्या करता है, जो डेटाबेस अभी हम लोग बात किए उससे इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट करने के बाद, डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के बाद वो क्या करता है, जो हमको चाहिए है ना, जो हमको रिक्वायरमेंट है उसका हम लोग आस्क करते हैं कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो वो निकाल करके देता है। तो डेटाबेस में तो डेटा स्टोर हो गया, लेकिन उससे हम लोग कन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को डालने के लिए, डेटा को निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? DBMS सॉफ्टवेयर। ये हो गया हमारा DBMS सॉफ्टवेयर और नीचे हो गया हमारा डेटाबेस। तो इसी के थ्रू हम लोग डेटा को डालेंगे और इसी के थ्रू हम लोग डेटा को निकालेंगे यूजिंग क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ हम लोग।
तो अभी एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है, इसके बारे में जस्ट इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या क्या है इसका। एग्जाम्पल इंक्लूड माई एसक्यूएल के बारे में देखेंगे, ओरेकल को भी थोड़ा समझेंगे, एसक्यूएल को भी समझेंगे, सर्वर को एसक्यूएल सर्वर समझेंगे, और मोंगो डीबी, ये सब डीबीएमएस के एग्जाम्पल हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे आने वाले समय में। अब नेक्स्ट है वाई डेटाबेस। डेटाबेस हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है आपके दिमाग में, क्या ये सारे काम को कोई और चीज़ करके दे सकता है, अगर दे सकता है तो डेटाबेस यूज़ नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा इतिहास। इसके पहले जब डेटाबेस नहीं था तो फाइल सिस्टम चलता था। क्या चलता था इसके पहले? फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में क्या होता था, बहुत परेशानी होता था, बहुत परेशान, लोग परेशान हो जाते थे। एक ही फाइल 4-5 बार स्टोर हो जाता था। एक फाइल में जो डेटा जाता था उसमें बहुत क्या होता था कि डुप्लीकेट हो जाता था, या रिडंडेंसी हो जाता था, या कह सकते हैं कि कहीं कुछ ज़रा सा चेंज करना होता था तो हर एक फाइल में चेंज करना पड़ता था। तो ये सब फाइल सिस्टम के खामियां थे। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया? डेटाबेस। तो आइए देखते हैं। डेटाबेस रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी टू लार्ज एक्सटेंट। अब आइए एक एक इस्तेमाल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले है डेटाबेस रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी लार्ज एक्सटेंट। रिडंडेंसी रेफर्स टू अननेसेसरी डुप्लीकेशन। अभी मैंने बताया था जो डेटा डुप्लीकेट हो जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग रिडंडेंसी। इन अ वेल डिजाइंड डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड वंस रेफर टू एज नीडेड, रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट को रिड्यूस करने के लिए ये फीचर है डेटाबेस में। एग्जाम्पल देखिए, इन ट्रेडिशनल सिस्टम यानी कि जो फाइल सिस्टम था या अदर सिस्टम था उसमें क्या था, कस्टमर डेटा माइट बी डुप्लीकेटेड इन वेरियस प्लेसेस। बहुत जगह पे क्या हो जाता था, कस्टमर का डेटा डुप्लीकेट हो जाता था। सच एज सेल्स रिकॉर्ड, बिलिंग सिस्टम। अब देखिए सेल्स रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट हो गया 2 जगह, बिलिंग सिस्टम ही डुप्लीकेट हो गया 2 जगह, तो हिसाब किताब करने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए इन अ रिलेशनल डेटाबेस कस्टमर्स टेबल स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन वंस, सेल्स टेबल एंड बिलिंग टेबल यूज सेम डेटा, दिस प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन एंड सेव्स स्टोरेज स्पेस। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक सिस्टम दिया गया है इसमें। अगर मैंने एक टेबल बनाया कस्टमर का, कस्टमर टेबल का ही इस्तेमाल करते हुए हम उसी का इंफॉर्मेशन लेते हुए सेल्स का डेटा और बिलिंग का डेटा सेम डेटा से बना देंगे, सेम डेटा से उसका टेबल बना देंगे। इससे क्या होता है कि इससे डुप्लीकेट होने का चांस ख़त्म हो जाता है और स्टोरेज भी कम लगता है। तो ये है जादू डेटा रिडंडेंसी का, यानी कि डुप्लीकेशन को एकदम पूरे तरीके जड़ से ख़त्म कर दिया। डेटाबेस कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू लार्ज एक्सटेंट। डेटाबेस जो कैसे डेटा इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म कर दिया है लगभग, वो देखते हैं। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? तो कंसिस्टेंसी अकर्स व्हेन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम डेटा एग्जिस्ट इन अ मल्टीपल प्लेसेस। इनकंसिस्टेंसी कब होता है? जब सेम वर्जन का डेटा जगह जगह अलग अलग जगहों पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। एक तरीके समझिए अगर डेटा डुप्लीकेट हो गया और 10 जगह पे प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट नहीं रहा ना। बाय यूजिंग डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड centrally and update occurs one place preventing inconsistent record। और डेटाबेस के मामले में क्या होता है कि ये एक सेंट्रल जगह पे, यानी कि एक ये सेंट्रल जगह पे यहाँ डेटा को स्टोर होता है। इसी का यूज़ करते हुए एक और टेबल बना, इसी का यूज़ करते हुए एक और टेबल बना, इसी का यूज़ करते हुए, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इनकंसिस्टेंसी तो हट गया। यहाँ जितने हमारे पास एम्प्लॉई हैं उसी का इन्फॉर्मेशन यहाँ है, उतने ही एम्प्लॉई का उतने ही एम्प्लॉई का। यहाँ हो गया सेल्स का इन्फॉर्मेशन, यहाँ हो गया कस्टमर है तो उसका हो गया यहाँ बिलिंग का इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तो इस तरीके से डेटा इनकंसिस्टेंसी को दूर किया गया। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक थम्स अप लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ अ कस्टमर चेंजेस दियर एड्रेस विदाउट डेटाबेस। अगर डेटाबेस नहीं है, मान के चलते हैं कि हम डेटा को भी फाइल सिस्टम में स्टोर कर चुके हैं, और फाइल सिस्टम में क्या होगा कि 1 साल का स्टोर करेंगे, फिर दूसरा फाइल बनाना पड़ेगा, फिर मतलब फोल्डर वाइज बनाते जाएंगे। तो इफ़ अ कस्टमर चेंजेस दियर एड्रेस, और कस्टमर क्या कर लिया, अब अपने एड्रेस को चेंज कर लिया, और हम पुराने ज़माने फाइल सिस्टम में विदाउट डेटाबेस, दियर ओल्ड एड्रेस माइट स्टिल एग्जिस्ट इन अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम।
अगर चेंज करेंगे तो नया जब बनाएंगे हम लोग फाइल तभी तो वहीं तो चेंज करेंगे कि सब में बैठ के पुराना जितना फाइल बना सब में बैठ करके चेंज करेंगे। इतना टाइम है किसी के पास? नहीं है। यानी कि टाइम टेकिंग था इसके पहले वाला फाइल सिस्टम, इसीलिए उसको हटा दिया गया और लाया गया क्या? डेटाबेस। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे जगहों पे वो क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा? डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। इन अ डेटाबेस अपडेटिंग द एड्रेस इन द कस्टमर टेबल। लेकिन डेटाबेस के केस में हम एक जगह पर अगर टेबल में, कस्टमर टेबल में उसका एड्रेस को अपडेट कर दिए तो हर एक जगह पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। बिलिंग टेबल में भी अपडेट हो जाएगा और सेल्स टेबल में भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डेटा अपडेट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है हमारा डेटाबेस का। डेटा शेयरिंग फैसिलिटी को देखते हैं। डेटाबेस फैसिलिटेट्स डेटा शेयरिंग। कैसे डेटा को शेयर करने में ये हमें मदद करता है? देखिए, डेटाबेस अलाउ मल्टीपल यूजर और एप्लीकेशन टू एक्सेस शेयर डेटा एफिशिएंटली, इंश्योर दैट एवरीवन इज वर्किंग विद द सेम डेटा सेट। देखिए, डेटाबेस एक सेंटर जगह पे रखा है और इस पे एक साथ हम लोग 3-4 लोग काम कर सकते हैं, बट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द HR डिपार्टमेंट कैन यूज द सेम एम्प्लॉय डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। देखिए, ये हमारे पास क्या है? डेटाबेस है, ये HR है, तो जितना भी एम्प्लॉय का डेटा है इसका एक्सेस इसके पास भी रहेगा। एज द पेरोल डिपार्टमेंट, और जो पेरोल डिपार्टमेंट जो पैसा पे करता है उसके पास भी सेम डेटा का एक्सेस रहेगा। बोथ डिपार्टमेंट कैन एक्सेस अप टू डेट इंफॉर्मेशन लाइक एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एड्रेस विदाउट डुप्लीकेटिंग स्टोरिंग डेटा सेपरेटली। यहाँ देखिए, एक ही डेटा को 2 जगह पर शेयर कर दिया गया, सेम डेटा को, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा शेयरिंग। अगर किसी और को भी चाहिए होगा, मैनेजर को, तो ये डेटा शेयरिंग हम लोग उसको भी दिखा सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है। डेटाबेस इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स। डेटाबेस कैन इन्फोर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ डेटा एंट्री, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। देखो, अब ये डेटाबेस स्टैंडर्ड बन चुका है, सब लोग यूज़ करने लगे हैं इसको। किस तरीके से? तो डेटा को एंट्री करने के लिए, उसमें स्टोर करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए। दिस इंश्योर्स डेटा कंसिस्टेंसी इन हाउ डेटा फॉर्मेट हैंडल अक्रॉस द सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बन चुका है। ये हर तरीके से डेटा को कंसिस्टेंट वे में स्टोर करने के लिए, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए ये एक स्टैंडर्ड बन चुका, हर एक लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। एग्जाम्पल देखिए, डेटाबेस कैन इन्फोर्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर एंटरिंग डेटा। एग्जाम्पल YYMMDD। दिस इंश्योर दैट ऑल यूजर एंटर डेट्स इन सेम फॉर्मेट, अवॉइडिंग confusion and errors in the data retrieval। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक और स्टैंडर्ड ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे एक तरीके से हम ये फॉर्मेट बना दिए डेटा को एंटर करने का, डेट एंटर करने का, तो ये एक स्टैंडर्ड बन चुका। ये अगर डेट वाला फॉर्मेट अगर HR के पास भी जाता है या पेरोल के पास या मैनेजर के पास, तीनों को सेम डेटा दिखेगा और सेम तरीके से उसमें डेटा अपडेट करना है, तो उनको वही फॉर्मेट में डेटा को डालना होगा। तो एक तरीके से ये क्या बन गया? स्टैंडर्ड। हर लोग एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? डेटाबेस इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। इसके पहले ही बता चुके हैं कि डेटाबेस क्या करता है? डेटा को सिक्योर रखने में मदद करता है। कैसे करता है वो देखिए। Databases provide mechanism to control access to sensitive information. Data security is enforced through user authentication, encryption and access control. हर तरीके का इसमें सिक्योरिटी का लेवल है, ऑथेंटिकेशन का भी लेवल है, इंक्रिप्शन का भी लेवल है और एक्सेस कंट्रोल का भी लेवल है। एग्जाम्पल से समझिए, इन अ बैंकिंग सिस्टम कस्टमर अकाउंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ सिक्योर डेटाबेस। Only authorized person, example customer service or finance team, can access specific data like account balance or personal information using role-based access control. Using role-based access control. तो देख रहे हैं किस तरीके से डेटाबेस जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बैंकों को। बैंकिंग में क्या होता है कि हर एक डेटा को
एक्सेस कंट्रोल के हिसाब से जो है वो शेयर किया जाता है। फाइनेंस टीम को उतना ही दिखाया जाता जितना उसको ज़रूरी है, कस्टमर को भी उतना ही डेटा दिखाया जाता जितना उनको ज़रूरी है। बाकी बार डेटा को ये सिक्योर करके रखते हैं, बाकी बार डेटा को सिक्योर करके रखते हैं बैंक वाले, और वो खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस मेंटेन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब तो सारे डेटा के बीच एकता बनाए रखना, कोई डेटा अपने आप को अलग ना समझे या कोई डेटा इधर उधर भाग ना जाए या गड़बड़ा ना जाए। सबको मैनेज करने के लिए डेटाबेस में क्या बना है, इंटीग्रिटी का एक फीचर है, जो डेटाबेस क्या करता है, सारे डेटा को इंटीग्रेट करके रखता है एक साथ। देखिए, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर दैट द डेटा इज एक्यूरेट, वैलिड, इनकंसिस्टेंट। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है। मैंने 10 साल का क्वेश्चन पेपर चेक करा हुआ है, उसमें से डेटा एब्स्ट्रैक्शन 10 बार में से 4 से 5 बार आया है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट 4 से 5 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है। तो कृपया डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन को बहुत ही ध्यान दे करके पढ़ें। क्या होता है ये? डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर एंड मैनेज इन अ डेटाबेस। इट अलाउ यूजर to work with the data in a simple and understandable way without needing to know the technical detail of how data is physically saved। अभी हम आपको एक बात बताते हैं। हम फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक सारे चलाते हैं, इंस्टाग्राम सारे चलाते हैं, यूट्यूब सारे चलाते हैं। तो क्या हम जो फेसबुक चलाते हैं, हम जो फ़ोटो अपलोड करते हैं, वो फ़ोटो हमारा कहाँ सेव हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब है? नहीं मतलब है। यानी कि इसी को तो यहीं से समझिए, वो फ़ोटो कहाँ सेव हो रहा है, फिजिकल लेवल पे कैसे सेव हो रहा है, किसके पास उस फ़ोटो का एक्सेस है, इससे हमको मतलब है नहीं। हमको क्या मतलब है कि हमारा फ़ोटो फेसबुक पे जाना चाहिए, लाइक आना चाहिए, शेयर आना चाहिए और कमेंट आना चाहिए, इससे मतलब रहता है हमें बस। बाकी बात वो फ़ोटो कौन से डेटाबेस में जा रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, फिजिकल लेवल पे हमको मतलब नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है डेटा स्टोर करने का, वो हाइड कर दिया जाता है। हमको बस उतना ही दिखाया जाता है जितना हमको ज़रूरत है। जैसे फेसबुक में हमको दिखाया जाता है हमारा फ़ोटो, हम जैसे फ़ोटो अपलोड किया हमारा फ़ोटो शो कर दिया गया, बस यही समझिए, यही है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। बाकी बात फ़ोटो कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर, ये हमें दिखाया जाता है क्या? नहीं दिखाया जाता है। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर दिया जाता है? हाइड कर दिया जाता है हमसे। हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज डेटाबेस, कि डेटाबेस में ये कैसे स्टोर्ड है फिजिकल लेवल पे, ये हमें दिखाया नहीं जाता। बस इसी को क्या बोलते हैं? डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। इट अलाउ वर्क विथ सिंपल डेटा, हमें क्या करता है? ये सिंपल डेटा के साथ अपलोड करते सिंपली दिखा देता है। एंड अंडरस्टैंड विदाउट नीडिंग नो टेक्निकल डिटेल्स हाउ डेटा इज फिजिकली सेव्ड, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो बस यही है डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। इस डेफिनेशन को एक बार और पढ़ लीजिएगा। देयर आर 3 लेवल ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। देयर आर 3 लेवल ऑफ डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। अभी जो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन है उसमें 3 लेवल हैं। 3 लेवल में ये डेटाबेस जो है, वो डेटा जो है वो किसी डेटाबेस में सेव होता है। उसको अभी एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला लेवल है फिजिकल लेवल, दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है व्यू लेवल। अब आप इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए, इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए। 3 लेवल हैं इसमें डेटाबेस के। सबसे पहला कौन सा है? फिजिकल लेवल है। उसके बाद कौन सा है? कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल इसको बोलते हैं। इसके बाद है व्यू लेवल। अब इस तीनों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फिजिकल लेवल क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है और व्यू लेवल क्या है। जैसे आपको पता चल रहा होगा कि व्यू लेवल में सिंपली हम लोगों को व्यू होता है, जो देख के हम लोग काम करते हैं, वो होता है व्यू लेवल में अंतर्गत। जो हम लोग को दिखाई देता है, जैसे फेसबुक का एग्जांपल लेते, जो हमको दिखाई देता है, फ़ोटो जहाँ दिखाई देता है वो व्यू लेवल पे है। तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल लेवल और इसको इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। तो द फिजिकल लेवल डील्स विद द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये किसके साथ डील करता है, कि डेटा एक्चुअली में फिजिकली कहाँ स्टोर हो रहा है उसके साथ डील करता है। ऑन स्टोरेज डिवाइस,
स्टोरेज डिवाइस में कहाँ, अगर ये हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है वो कौन डील करेगा, फिजिकल लेवल डील करेगा। सच एज हार्ड डिस्क, एसएसडी, इट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड सच एज फाइल्स, ब्लॉक्स, इंडेक्सेस एंड रिकॉर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो फिजिकल लेवल एकदम हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, सीधा सा समझिए, फिजिकल लेवल हार्डवेयर लेवल पे काम करता है और देखता है कि डेटा कहाँ स्टोर है। एग्जांपल देखिए, डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट 0 and 1 ऑन डिस्क ड्राइव्स। अब डेटा किस तरीके से स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होता है। एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिट्राइव्ड। और डीबीएमएस कैसे हमें मदद करता है, तो डीबीएमएस ही इस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और इसको रिट्राइव करने में मदद करता है। रिट्राइव का मतलब है कि जो डेटा हम सेव किए हैं उसको हमको वापस से लेना है, रिट्राइव करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है या उसको देखना है, मॉडिफाई करना है, तो उसको बोलते हैं रिट्राइव करना। यानी कि जो डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन का सेकेंड पार्ट है लॉजिकल लेवल, वो किस तरीके से काम करता है, लॉजिकल लेवल में क्या शो होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल लेवल पूरे तरीके से हार्डवेयर पार्ट होता है, हार्डवेयर में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है उसके बारे में कौन डील करता है, फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल जो है वो हार्डवेयर पे डील नहीं करता, हार्डवेयर से एक स्टेप ऊपर ये डील करता है कि टेबल किस तरीके से बना हुआ है, डेटा किस तरीके से स्टोर है, ठीक है, डेटाबेस में, और साथ ही साथ कितने सारे और भी टेबल इस डेटा से कनेक्टेड हैं, एक डेटाबेस में कितने सारे टेबल्स हैं, ये कौन डील करता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल। मैं इसको पढ़ देता हूँ। द लॉजिकल लेवल डिफाइंस व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। सबसे पहले देखिए कि कौन सा डेटाबेस स्टोर है डेटाबेस में, वो लॉजिकल लेवल सबसे पहले डिफाइन करता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा, और डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा है, डिफरेंट टेबल्स, उनके बीच क्या रिलेशन है, ये कौन डिफाइन करेगा, ये लॉजिकल लेवल डिफाइन करेगा। इट डील्स विद द स्कीमा, स्कीमा का मतलब डेटाबेस ही होता है, एक तरीके से समझिए डेटाबेस का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्कीमा, और स्कीमा के साथ भी डील करता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है डेटाबेस का, उसके साथ डील कौन करता है, लॉजिकल लेवल। तो ये सब लॉजिकल लेवल का काम हो गया। एंड हाइड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ फिजिकल लेवल, और फिजिकल लेवल में जो कम्प्लेक्सिटी था उसको हाइड कर देता है, हाइड मतलब छुपा देता है, यानी हार्डवेयर लेवल पे नहीं देखना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल लेवल। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इन एन यूनिवर्सिटी डेटाबेस द लॉजिकल लेवल माइट डिफाइन टेबल। अभी मैंने बताया कि इसमें टेबल किस तरीके से क्रिएट किया गया, कितना टेबल है, टेबल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, इन सारे चीज़ों के साथ डील कौन करता है, लॉजिकल लेवल। फॉर स्टूडेंट द लॉजिकल लेवल माइट डिफाइन टेबल्स फॉर स्टूडेंट्स, कोर्सेस, इनरोलमेंट्स। देखो डिफरेंट टेबल है, सबके नाम लिखे, एंड सो रिलेशनशिप, और ये सारे टेबल एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, ये कौन डील करता है, ये डील करता है आपका लॉजिकल लेवल। विच स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन विच कोर्स। अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बिना समय वेस्ट किए सीधा पढ़ते हैं व्यू लेवल। व्यू लेवल सबसे आसान होता है डेटाबेस का, जो हमको व्यू होता है, जिसमें ना कॉन्सेप्चुअल लेवल से मतलब रहता है और ना फिजिकल लेवल से मतलब रहता है, सीधा क्या दिख रहा है उससे मतलब रहता है। देखिए मैं एक बार आपको समझाता हूँ। द व्यू लेवल इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड डिफाइन हाउ डिफरेंट यूजर कैन सी द डेटा। और इसमें क्या डिफाइन होता है कि डिफरेंट यूजर उस डेटा को किस तरीके से सी कर सकता है, व्यू कर सकता है, सिंपल। तो व्यू लेवल क्या डिफाइन करता है, किस तरीके से डिफरेंट पीपल उस डेटा को व्यू कर सकता है, ये कौन डिफाइन करता है, व्यू लेवल। द व्यू लेवल इज हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड डिफाइन हाउ डिफरेंट यूजर सी द डेटा। सिंपल, समझ में आ गया होगा आपको। डिफरेंट यूजर और एप्लीकेशंस माइट हैव डिफरेंट व्यूज ऑन द सेम डेटा। सही बात है, सच बात है। इसके बाद इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इन एन यूनिवर्सिटी सिस्टम द स्टूडेंट में हैव व्यू दैट शोज देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ग्रेड्स, while a professor may have view that shows only courses details and enrolled student neither has access to full database। अब हम लोग एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या है, ये जो प्रोफेसर को व्यू दिखेगा वो क्या दिखेगा, इसमें इनका कितना कोर्स बनाया गया है, कितने स्टूडेंट इसमें इनरोल हैं, इनका प्रोफाइल, तो इनका व्यू लेवल में सिर्फ इनके बारे में दिखेगा प्रोफेसर। लेकिन
ये स्टूडेंट का व्यू अलग होगा। स्टूडेंट का व्यू लेवल में क्या दिखेगा, इनका प्रोफाइल दिखेगा और साथ में ये कौन कौन से कोर्सेस में इनरोल है। तो यहाँ देखिए व्यू लेवल डिफरेंट होगा, इसी को बोलते हैं व्यू लेवल। व्यू लेवल में जो डेटा डिफरेंट तरीके से किस तरीके से व्यू होता है उसको बोलते हैं व्यू लेवल, ठीक है। और एक्सेस अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये अभी तक मैंने आपको बताया डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, और बताया कि डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों लेवल बहुत ही आसान लेवल थे और ये इसी बस इतना ही अगर आप लिख देते हैं इसको समझ करके अपने लैंग्वेज में, तो समझिए ये कभी 3 मार्क्स में आता है, कभी 5 मार्क्स में आता है। तो आराम से आप ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि तो चलिए मैं आपको भी बहुत ही कम समय में बता देता हूं किस तरीके से आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं और अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ लिखना है राजन सर कंप्यूटर किंग। जैसे ही आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। यहाँ जैसे ही आप इस चैनल को खोलते हैं तो इसमें देखिए यहाँ एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो मैंने ना सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट वाइज अरेंज किया है। इससे क्या फ़ायदा है कि आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में वीडियोस मिले। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्लेलिस्ट है क्लास 11 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 6 बेसिक C++ ऑनलाइन। ये लाइव क्लास जो मैं लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास बच्चों का, उसका सारा वो इस प्लेलिस्ट में 11th का जो लाइव ऑनलाइन क्लास होता है वो इस प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। उसके बाद जो 12th का ऑनलाइन क्लास होता है लाइव क्लास, वो मैं इस प्लेलिस्ट में डालता हूँ। इसके बाद ये देखिए अलग अलग प्लेलिस्ट बने हैं और चैप्टर वाइज बन रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी 1 महीने के अंदर आप देखिएगा सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको रेडी मिलेगा। 12th जैसे यहाँ कंप्यूटर साइंस 12th क्रैश कोर्स, अभी इसमें क्रैश कोर्स का वीडियो आएगा। कंप्यूटर साइंस क्लास 11 चैप्टर 2, देखिए यहाँ चैप्टर 2 आ गया। इसी तरीके से आएगा कंप्यूटर साइंस क्लास 11 चैप्टर 3। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रहेगा, उसमें हर एक चैप्टर का वीडियो और क्वेश्चन आंसर धीरे धीरे करके वो जाता रहेगा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस क्लास 12 चैप्टर 1, इसमें चैप्टर 1 का वीडियो जा रहा है। इसमें क्लास 11 के चैप्टर 1 का वीडियो जा रहा है। अभी चैप्टर 2 क्लास 12 का चैप्टर 2 आएगा, क्लास 12 का चैप्टर 3 आएगा, है ना। तो इस तरीके से प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बनते जाएंगे। और आप इस तरीके से जो है, अगर आपको चैप्टर 2 का देखना है वीडियो तो आप यहाँ जा करके आपको सारे वीडियोस, यहाँ 2 वीडियो अभी इसमें डले हैं, 2 वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। अभी और वीडियोस डलते जाएंगे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। सारे वीडियोस अरेंज्ड हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके जिस भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना है उस चैप्टर में जाके उसको ओपन कीजिए और वो आपको प्लेलिस्ट वाइज दिख जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको सचमुच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे पहला बात है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि, और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, जल्दी कवर करना चाहते हैं चैप्टर्स को, तो आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्लैश कर रहा होगा। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो क्रैश कोर्स का या रेगुलर बैच, तो वो भी आप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो हमको। मेरा नंबर आपके पास है, कॉल करके आप हमसे बात करके वो ऑफलाइन बैच भी आप क्रैश कोर्स का ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से आपको कन्वीनियंस लगे, या आपको लगना है कि या आपको लगता है कि नहीं हमको यूट्यूब से ही सिर्फ पढ़ना है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास खुला है। मैं वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। आप धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप काम कीजिए, पूरा फ्रीडम है आपके पास, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।